खुदकुश धमाके में 72 अफराद के सिविल अस्पताल में धमाका हुआ है। बम धमाके, अक्सर ये अल्फाज हम खबरों में सुनते रहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खुदकुश हमले होते रहते हैं। दहशतगर्द कभी कराची तो कभी कोयटा, कभी पेशावर तो कभी लाहौर को अपना निशाना बनाते हैं। धमाके करने वाले दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। ये बहुत से मासूम लोगों को वरगला कर बागी करते हैं और फिर उन्हें धमाकों में इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में बम धमाकों की तादाद लातादाद है, जिसमें से अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई लोग इन धमाकों की वजह से जिंदगी भर के लिए माजूरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। धमाका खेज मवाद में वो चीजें शामिल की जाती हैं जो ज्यादा से ज्यादा तबाही मचा सकें। कोयटा में होने वाले एक बम धमाके में हमने अपने एक साथी को खोया। आज न्यूज कोयटा ब्यूरो का कैमरामैन शहजाद, हमारा दोस्त, हमारा साथी, जो अपने फराइज अंजाम देते वक्त सिविल अस्पताल धमाके में शहीद हो गया। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। माजी में बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। कोयटा सरियाब रोड पर वाक़े पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दहशतगर्दों ने घुसकर लोगों को अपना निशाना बनाया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए। और ऐसे कई वाक़यात से सूबे बलूचिस्तान की तारीख भरी हुई है। ये दहशतगर्द क्या चाहते हैं? आजाद मुल्क में रहकर ये कौन सी आजादी मांग रहे हैं? ये हमारी समझ से बाहर है। माजी में टीम टारगेट ने पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के हमरा खुदकुश जैकेट बनाने वालों की इंफॉर्मेशन मिलने पर एक लाजवाब ऑपरेशन किया और बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचाया। इस पूरे ऑपरेशन की फिजाई निगरानी भी हो रही थी, जिसमें आने वाले हर खतरे से टीम को आगाह किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त FC के जवान जो है वो आगे मूव कर रहे हैं। आप राइट यहाँ पे हो जाएं। हम जंगलों में उतर चुके थे। खुदकुश बनाने वाली फैक्ट्री बस हमसे कुछ कदम दूर थी। कर्नल आबिद की सरबराही में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। और रीगल वन, ये जो आपका जो असॉल्ट टीम डिप्लॉय हो जाती है, जब मुझे बताएं, और उसके बाद वॉच आउट रहें और उसके बाद फिर ऑर्डर का इंतजार करें। कर्नल आबिद सारी सूरत हाल फिजाई निगरानी के जरिए देख रहे थे। हमें इस बात का खौफ था कि कहीं जरा सी गलती की वजह से एक धमाके से ये जगह राख का ढेर ना बन जाए। अब बारी थी अंदर टारगेट करने की। पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के जवानों ने इस जगह को टारगेट किया। इस वक्त मैं अंदर की तरफ आ गए। जैसे ही अंदर पहुंचे वहां कुछ और ही मंजर था। ये लोग बारूद के ढेर पर बैठे खुदकुश जैकेट बनाने में मसरूफ थे। क्या आप देख सकते हैं इस वक्त नाज़रीन, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और आपके सामने इस वक्त यहाँ पर वो तमाम मवाद मौजूद है जो खुदकुश हमले का मवाद है। खुदकुश जैकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के जवानों ने फौरी तौर पर इन लोगों को अपनी गिरफ्त में कर लिया। इसको बाहर लेके जाओ, हैंडकफ करो शाबाश, इसको निकालो बाहर, इसको यहाँ से। सर, इनमें से कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो इस वक्त में कोई ब्लास्ट कर सकती हो या कुछ कर सकती हो? इसके अंदर जो है ये जैकेट अभी यहाँ पर पेड़ है नीचे। सर, नीचे भी कुछ पड़ा हुआ है इनका, नीचे भी कोई चीज है। वो जगह एक वहशत का मंजर पेश कर रही थी। इस जगह से हमें भारी मिकदार में खुदकुश जैकेट्स बनाने का मवाद मिला। ये भी सब एक्सप्लोसिव है, काफी ज्यादा ये एक्सप्लोसिव, इट्स अ कंप्लीट एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। देख सकते हैं नाज़रीन, ये बॉल बेरिंग्स यहाँ पर सारे मौजूद थे। एक्सप्लोसिव यहाँ पर ठीक ठाक मौजूद था और FC बलूचिस्तान की इस वक्त में बरवक्त कार्रवाई हुई है, जहाँ से बहुत सारा हमें बारूदी मवाद मिल रहा है। ये वो जैकेट्स हैं जिन्हें तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये जैकेट्स जो है वो तैयार नहीं हुई थी और इन्हें तैयार करके आगे जो है वो यूज करना था दहशतगर्दी के लिए। लेकिन इस वक्त में कर्नल आबिद की सरबराही में यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ है, जिस ऑपरेशन को आप लोग देख सकते हैं काफी डेंजर ऑपरेशन था, क्योंकि खुदा न खास्ता जरा सी भी गलती से एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। आबिद साहब, जितना ही एक्सप्लोसिव पड़ा हुआ है, अगर इसको ब्लास्ट कर दिया जाता तो कितनी हद तक तबाही हो सकती थी? ये ऑलमोस्ट 4 बड़ी बिल्डिंग्स को ये
जो है वो उड़ाने के लिए काफ़ी है। अगर ये खुदा न खासा एंट्री के दौरान जो है ये एक्सप्लोड हो जाता तो ऑलमोस्ट सारी जितनी टीमें सारी जो थी वो ख़त्म हो जाती। इस जगह से RDX, HMX, Fox 7 भी बरामद हुआ जो भारत से लाया गया था। 11 फॉर ईगल 1 ईगल 2। ये इसके अलावा भी जो इलाका है ये सारा इलाका जो है ये स्कैन करते हुए और साथ साथ और सस्पेक्ट जो है इन पे खास नज़र रखो, ये किस चीज़ को कुछ भी कर सकते हैं दोनों तीनों। और ये जो इलाका है ये थोड़ा सा है ये मशकूक टाइप एरिया, इसके दाएं तरफ बाग है, इस बाग को जरूर देखना, हो सकता है इस बाग के अंदर जो है वो एक्सप्लोसिव या इस तरह की चीज़ें और भी हमें मिले। लेकिन हमारे जवानों ने न सिर्फ इस जगह को टारगेट किया, साथ ही भारतीय एजेंसी रॉ के मुंह पर एक और करारा तमाचा दे मारा। एक्सप्लोसिव की फैक्ट्री थी जिसके अंदर खुदकुश जैकेट्स बनती थी और उसके बाद सप्लाई होती थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक्सप्लोसिव जो है ये पाकिस्तान में तो नहीं बनते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये पाकिस्तान में ना कमर्शियल यूज़ में है और ना मिलिट्री यूज़ में। पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये एक्सप्लोसिव जो है ये बाहर से है। एफसी बलूचिस्तान की एक बड़ी कार्रवाई एक खुदकुश जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ और एक बड़ी कामयाबी जो है इस वक्त में मिली है। आपने देखा कि किस तरह दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में तबाही मचाई और उसके बाद हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। बलूचिस्तान में एक और ऐसा इदारा है जो अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों की जानों को महफूज करता है। वो किस तरह करता है, आइए आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान में जो धमाके हुए वो तो अभी आपने स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाए, मगर जिन धमाकों को रोककर दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बनाया गया उनकी तादाद होने वाले धमाकों से बहुत ज्यादा है। हम आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में बम डिस्पोजल स्क्वाड की, जो सैकड़ों की तादाद में अब तक बलूचिस्तान के कई इलाकों में नस्ब धमाका खेज मवाद को नाकारा बना चुके हैं और उसके नतीजे में कई लोग शहीद भी हुए हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो जानते हुए भी कि अगले कदम पर मौत उनके रूबरू हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी घबराते नहीं और बम को अपनी मंजिल की तरह तलाश करते हैं और इसे नाकारा बनाते हैं। बलूचिस्तान में बम डिस्पोजल स्क्वाड किस तरह काम कर रहा है ये हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने रुख किया कोयटा शहर में वाक़े सिविल डिफेंस यानी शहरी दिफा के दफ्तर का। शहरी दिफा के दफ्तर पहुंचने के बाद वहां हमारी मुलाकात बम डिस्पोजल स्क्वाड के वफ़द से हुई, जिनके हमरा हमने बम डिस्पोजल स्क्वाड के डिस्प्ले हॉल का दौरा किया। जी नाज़रीन, जैसे कि बलूचिस्तान के अक्सर हालात हम सुनते भी हैं, माजी में भी होते आए हैं कि धमाके होते थे, आईडीज़ होती थी और एक डिपार्टमेंट होता है जो अपनी जान ख़तरे में डाल के इसको डिफ्यूज़ करता है, जिसे हम BDS कहते हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड। ये आज हमारे साथ इनकी पूरी टीम मौजूद है, हिदायत साहब मौजूद हैं और इस वक्त हम इनके डिस्प्ले हॉल में मौजूद हैं। यहाँ मौजूद डेप्यूटी डायरेक्टर ने बताया कि गुज़िश्ता साल 65,000 किलो बारूदी मवाद को नाकारा बनाया गया है। हिदायत साहब, अब तक अगर हम बात करें तो कितने ऐसे आईडीज़ होंगे, बॉम्ब होंगे जो आप लोग जिसको डिफ्यूज़ कर चुके होंगे? हमने इस वक्त जो है इस बरस 65,000 kg जो है वो हमने जो है डिमोलिश किए, ज़ाया किए, तल्फ किए। 65,000 kg इस साल की। और ये जो है हमारे जो है 3 डिवीज़नों का है, जिसमें जो है हमारा जोग डिवीज़न है और नसीराबाद डिवीज़न और कल्लात डिवीज़न में देती है। टाइम पीरियड कितना होता है जब आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन आती है तो कितने टाइम पीरियड में आपकी टीम पहुंचती है? ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे और दूसरी बात जो है ये ट्रैफिक के जो ऑर्डर्स है उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी टीम रेडी हर वक्त? हमारी टीम 24 आवर जो है यहाँ पे जो है रेडी है। रिसालपुर में बम डिस्पोजल स्क्वाड की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ से पूरे मुल्क में हमारे ये बहादुर नौजवान बम डिस्पोजल स्क्वाड में शामिल होते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, किस ट्रेनिंग से गुजर के आप लोग आते हैं? सर, आप लोगों ने भी ट्रेनिंग ली होती है? रिसालपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम वहाँ इन लोगों को भेजते हैं और वो वहाँ से ट्रेन होकर के जो है आते हैं।
अच्छा, इसमें ज़ाहिर है आप लोग इतना खतरनाक काम करते हैं, आप लोगों की टीम करती है, तो इसमें शहादतें भी होती होगी, तो कितनी शहादत अब तक हुई हैं आप लोगों की डिपार्टमेंट में? ज़ाहिर है कभी ऐसा हो जाता है। हमारे पास जो है इस वक्त 3 बंदों की जो है शहादत हुई है और ये मुख्तलिफ जो इंसिडेंट्स थे जो है। कई किस्म के बारूदी मवाद को यहाँ पर रखा गया था, जिनके बारे में हमें यहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर साहब बता रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ एसेट्स रखे हैं, हाइड्रोजन, ये जितने भी किस्म है, ये एक्सप्लोजिव के जो है सैंपल्स हमने जो है यहाँ पे रखे हैं। मतलब ये सारी चीजें बम बनाने के काम आती हैं। जी, ये एक्सप्लोजिव्स है इसकी, ये एक्सप्लोजिव जो होती है। और ये जो यहाँ पे ये प्रैक्टिस बम है, ये जो जहाज़ों से जो है पायलट जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये यूज़ करते हैं, ओरिजिनल नहीं करते हैं, ये गिराते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इमारतों के मॉडल बनाए गए थे, जिसके जरिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को तरबियत दी जाती है कि कहां कहां बम नस्ब हो सकते हैं। अच्छा, ये एक आप लोगों ने एक पूरा मैप कुछ टाइप बनाया हुआ है मॉडल? जी, ये एक किस्म की मॉडल जो है वो बनाया है हम लोग, जो लोगों को ट्रेनिंग के लिए बता देते हैं। जैसे हमारा ये है कि हम जो है इसको कैमोफ्लेज के जो है तरीके बताते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो है कमरे बने हुए जी, और अगर इसको ऐसे रख देंगे तो ऊपर से ये ऐसे नजर आएगा जैसे ये कोई प्लाट है। एक बहुत बड़े बम के बारे में हमें बताया गया, जिसका वजन ही सिर्फ 750 पाउंड होता है। ये जो इतना बड़ा सा नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? ये इसको निपाम बम कहते हैं। ये इंसेंड्री जो है बम है, नेपाम बम है जी, नेपाम बम इस पे लिखा हुआ है। और इसका वजन जो है 750 पाउंड जो है इसका वजन है, और लंबाई इसकी जो है 137 इंच है, और इसके खाली खोल का वजन जो है वो 72 पाउंड है। और इसके अंदर जो है 100 गैलन पेट्रोल भरा जाता है, और 36 पाउंड जो है नेपाम पाउडर जो है ये मिक्स करके इसके अंदर जो है डाला जाता है। ये जब गिर जाए 500 मुरब्बा गज में आग ही आग फैला देती है। यहाँ पर वो बम भी मौजूद था जो 1965 और 1971 की जंग में इस्तेमाल किए गए थे। ये आई एक्सप्लोजिव वो बम है जो 1965 की और 71 की जंग में जो इस्तेमाल हुए, जो जहाज से गिराए गए हैं, ये वो बम। ये एंटी टैंक माइन, ये एंटी टैंक माइंस है, जिसे उर्फ़े आम में जो है बारूदी सुरंगें कहते हैं। बम नस्ब करने के लिए नई नई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो सके। इसका बैक सेटअप देख बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल। और जब उनको पता चल गया कि ये जो है BDS वाले हमारे सिविल डिफेंस के जा करके इसको जो है निकाल लिए, तो उन्होंने इसमें जो है चेंज कर दिया। आप दूसरे अभी दिखा देंगे आपको। यहाँ पे देखो उन्होंने जो है दूसरा सिस्टम लगाया है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ताकि ये लोग जो है बिल्कुल जो कारिंदे हैं एहलकार है, ये जो है ज़ाया हो जाए, शहीद हो जाए। मतलब अपने तौर पे जो है वो चेंजेस इसमें करते हुए। ये काम इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि जांबाज होने के साथ साथ आपका हाजिर दिमाग होना भी बहुत जरूरी है। ये जो है तखरीब का सबोटाज जो है एक्सप्लोजिव डिवाइसेस है, ये मुख्तलिफ अदवार में जो है ये इस्तेमाल हुए, मुख्तलिफ उनके जो है टेक्निक से मुख्तलिफ हुए। अब इसमें जो है ये टाइम जो है पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, टाइम फ्यूज़ भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए एक मुकम्मल टाइम फ्यूज़ है, और ये इसके पार्ट्स है। और ये जो है ना ये आईडी है, ये आईडी कहलाता है। ये आईडी है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। इसके अंदर क्या होता है? ये तकरीबकारों ने एक 4 इंच की पाइप ली है, आम जो पानी वाले पाइप है, ठीक है, ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, दोनों तरफ से चूड़ियां लगा करके और साइडों पे जो है अंदर बारूद भरकर, और उसमें जो है कैप लगाए, और उसके बाद जो है ये देखिए इसमें जो है वॉशिंग मशीन का जो है टाइमर लगाया है। इसको उन्होंने जो है वो बनाया है, आईडी बनाया, अपना सिस्टम लगा करके इसको जो है आईडी बना। ये बिल्कुल वो चीज़ है जो वहाँ पर जो है लगे हुए हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट के हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो रॉकेट लॉन्चर्स ही हैं सारे। ये रॉकेट है, ये रॉकेट है। शूज में भी शूज में भी ये देखो आईडीज उन्होंने जो है बनाई, ये देखो। ये ज़ाहिर है आप लोगों को तो बिल्कुल ही होगी, आप देख सकते हैं कि शूज तक के अंदर हम पहले ज़ाहिर वही देखते थे कि जी सुनते भी थे नीचे की जैकेट्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शूज के अंदर भी और शॉर्ट्स के अंदर भी होता है, और उसके अलावा इनको जो तरीका समझ आता है। ये आईडी जो है इनिशिएटर टाइमर्स है, ये घड़ी का उस पर जो चलता है, जो टाइम उस पर फिक्स हुआ उधर आकर के जो है वो ब्लास्ट है। और ब्लास्ट की टाइमिंग, ब्लास्ट का जो वो है कि कितना नुकसान पहुंचाएगा, वो उसके मटेरियल, वो मटेरियल पे है कि उसमें जो है एक्सप्लोजिव की जो मिकदार है वो कितनी है। ये जी पूरा एक सिस्टम चल रहा है, और ये हमारे जवान हैं
BDS के जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट एक बड़ा ख़तरनाक काम होता है। जहाँ से सब भाग रहे होते हैं वहाँ जाकर आप उस बम को डिफ्यूज़ करते हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि सैकड़ों कर चुके हैं। डिस्प्ले हॉल में हमने बहुत से नाकारा बम देखे और उन्हें देख के हमें ताज्जुब भी हुआ, और इस सोच में हम पड़ गए कि अब बम को ढूंढना कितना मुश्किल है। बम कहीं भी किसी भी चीज में नस्ब किया जा सकता है। डिस्प्ले हॉल का दौरा करने के बाद हमने उन बहादुर नौजवानों से बात की जो रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान खतरे में डाल के अवाम को महफूज रखते हैं। यहाँ पर एक ऐसा रज़ाकार भी मौजूद था जिन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया था। असद औरंगजेब भाई मौजूद हैं और इन्हें तमगा इम्तियाज मिला है। औरंगजेब भाई बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको। अच्छा औरंगजेब भाई, कितना मुश्किल होता है काम जहाँ से सब भाग रहे हैं वहाँ पे आप लोगों ने जाना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन जब जज्बा हो इंसानियत का और इंसानियत की खिदमत में, और आपने खिदमत करनी है इंसानियत की, फिर ये जोर नहीं मांगते। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे तकरीबन 92 से मैं काम कर रहा हूँ एज ए वॉलंटियर। ऐसा वॉलंटियर? जी जी, वॉलंटियर, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको तमगा इम्तियाज किस उस पे मिला था? क्या ऐसा कुछ अचीवमेंट हुई थी? जी जी, हमने मुख्तलिफ काम किए। चूँकि हमारी जो टीम है, जो हमारी पूरी टीम खड़ी है, हम तकरीबन कोई 250 वॉलंटियर है, जिसको हम राशिद साहब है, फजल साहब है और जायद साहब है, हम इसको लीड करते हैं। तो हम स्पेशली BD में ज़्यादा काम करते हैं, बम डिस्पोजल के शोबे में ज़्यादा काम करते हैं। ये कौम के वो हीरो थे जो अब तक कौम की नजरों से ओझल थे। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी इनकी काविशों को उजागर करना है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के कमांडर इनायत साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, जिनसे हमने बम डिस्पोजल स्क्वाड के बारे में मजीद तफसीलात हासिल की। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इनायत भाई मौजूद हैं, BD कमांडर हैं। बड़ा अहम रोल होता है। बम को नाकारा बनाने वाले अहलकार को तकरीबन 45 किलो वजनी बम प्रूफ यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, जिसे पहनकर बम का तयन किया जाता है। इनायत भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो सूट होता है, ये जब आप लोग ऑपरेशन पे जाते हैं तब पहनते हैं? जी सर, जब जो है ना हमें इत्तला मिलती है कि किसी जगह पर कोई सस्पेक्टेड बैग ID वगैरह है, तो हमारा बम डिस्पोजल कमांडर जो है ना ये सूट पहनता है और आगे जो है ना ID की तरफ जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? सूट को क्यों पहना जाता है? ये सूट जो है ना, जो ऑपरेटर होता है उसकी सेफ्टी के लिए जो है ना ये पहनाया जाता है। इसे सेफ्टी उससे हो जाती है? अगर खुदा ना खास्ता उस पर ID ब्लास्ट हो जाए जी, तो उसकी कितनी सेफ्टी पॉसिबल है? ये जो है ना उस ID पे डिपेंड करता है कि उसका वेट अगर कम है तो जो है ना इस ऑपरेटर को कम नुकसान पहुंचेगा। अगर बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी ID होगा तो मे भी जो है ना जो ऑपरेटर होता है वो जख्मी हो सकता है। अच्छा, इस सूट का वेट कितना होता है और उसमें क्या क्या चीजें लगी हुई होती हैं? अबाउट जो है ना ये जो है ना 45 kg जो है ना ये वेट का जो है ना सूट होता है, और उसमें जो है ना सेफ्टी जो है ना बेल्ट्स वगैरह होते हैं, जिसमें अगर जो है ना ID के स्प्लिंटर्स वगैरह जो है ना उड़ जाते हैं तो उससे जो है ना जो ऑपरेटर होता है उसकी जो है ना बॉडी सेफ्टी हो जाती है। देखने में तो ये एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी की तरह थी, मगर इसमें लगे कैमरों की मदद से बम का तयन किया जाता है और बम को नकारा भी बनाया जाता है। ये क्या चीज है? ये जो है ना हमारा रिमोट कंट्रोल व्हीकल है, टैलन जो है ना इसे कहते हैं। टैलन कहते हैं इसे। ये जो है ना रिमोट कंट्रोल व्हीकल है और ये जो है ना इसका OCU है, ऑपरेटर कंट्रोल यूनिट। किसी भी जगह पर जो है ना IED की आइडेंटिफिकेशन होती है तो सबसे पहले इस रोबोट को जो है ना रिमोट कंट्रोल व्हीकल को भेजते हैं, जिसमें जो है ना कैमरे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, और उन कैमरों की मदद से जो है ना हम उस ID का जो है ना शेप वगैरह को जो है ना चेक करते हैं। मॉनिटर के थ्रू हम देख रहे होते हैं, और इस मॉनिटर के थ्रू जो है ना हम इसे यहाँ पर चेक करते हैं। तो आप जो है ना चारों जो है ना कैमरों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जब जो है ना ये रिमोट कंट्रोल व्हीकल ID के करीब जाता है तो जो है ना हम जो है ना उस ID को जो है ना मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने के लिए जो है ना अगर जूम करना चाहें तो एक कैमरे का भी जो है ना इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो है ना 4 कैमरे लगे हुए हैं, एक मास्टर कैमरा लगा हुआ है, नाइट विजन के लिए जो है ना एक लाइट लगा हुआ है। इसमें जो है ना चीज़ को जो है ना उठाने की और खींचने की भी सलाहियत है। आप लोगों को कोई जैमर भी लगाने पड़ते हैं कि इलाके को जैम करने के लिए कुछ होता है? जी सर, हमारा जो ऑपरेटर होता है वो अपने साथ जो है ना पर्सनल जो है ना एक जैमर जो है ना साथ लेके जाता है। पोर्टेबल जैमर जो है ना उसके हाथ में होता है। इन केस जो है ना अगर वन मैन रिस्क लिया जाए, एक ऑपरेटर जो है ना ID के करीब जाए,
तो हमारे पास जो है ना पोर्टेबल जैमर्स हैं। उसके अलावा जो है ना दीगर जो है ना बड़े किस्म के जैमर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कमांड वायर्स के लिए। आईडी वो हो जाती है, जैमर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो जैमर्स का इस्तेमाल जो है ना कमांड आईडीज के लिए की जाती है कि जो है ना उसके सेंसिटिविटी को जो है ना उसको जैम किया जाए। जमीन के अंदर नस्ब आईडीज या धमाका खेज मवाद को इस आले की मदद से ढूंढा जाता है। अच्छा, ये अक्सर हमने देखा भी है कि ये ऐसे ऐसे करके कर रहे होते हैं, इससे क्या पता क्या चलता है? ये जो है ना विक्टिम ऑपरेटेड आईटीज जो है ना जमीन के अंदर दहशतगर्द जो है ना छुपाते हैं। जैसे कि पहले जो है ना माइंस होते थे, जमीन में दफनाए जाते थे। अब माइंस की जगह जो है ना दहशतगर्द जो है ना विक्टिम ऑपरेटेड आईडीज वो जमीन के अंदर दफना देते हैं कच्चे जगहों पर। तो ये जो है ना हमारा माइंड डिटेक्टर या विक्टिम ऑपरेटेड जो है ना डिटेक्टर आईडीज को डिटेक्ट करने के लिए जो है ना ये डिटेक्टर है, जिसकी मदद से हमारा जो है ना टेक्नीशियन या कमांडर सबसे पहले जो है ना एरिया सर्च करता है और सर्च करने के बाद वो जो है ना वहाँ पर मार्कर्स प्लेस करता है और फिर उस आईडी को जो है ना डिफ्यूज किया जाता है या डिसरप्ट किया जाता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के पास वो सारे आलात मौजूद थे जिनकी मदद से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाया जाता है। ये जो है ना हमारे सर्च इक्विपमेंट्स में आता है कि अगर जो है ना किसी गाड़ी का जो है ना टायर वगैरह के पीछे जो है ना अगर वैसे तो हम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते, तो इस आले की मदद से जो है ना हम ये गाड़ी के टायर के पीछे का जो है ना व्यू देख सकते हैं। और ये जो है ना सर्च के लिए विक्टिम ऑपरेटेड आईडीज जो प्लेस होती हैं उनके लिए जो हमारा ऑपरेटर जाता है वो अपना एक रूट जो है ना बनाता है, जिसकी दाएं बाएं जो है ना मार्कर्स प्लेस करता है। वो उसी रूट से जाके सर्चिंग करता है और वापस जो है ना प्लेस करता है। ये हमारे जो है ना मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना जो जब उनके केबल वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो वो जो है ना हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जो है ना उसको चेंज करते हैं। ये सारे बाद औक़ात जो है ना ऐसे भी जो है ना हमें आईडीज़ मिल जाती हैं जो कि आईडीज़ नहीं होती, तो उनको खोलने के लिए जो है ना ये मुख्तलिफ टूल्स हैं। ये पिकस्टिक जो है ना डिसरप्टर है हमारा, जिसकी मदद से हम किसी स्कूल बैग में जो है ना कोई भी अगर सस्पेक्टेड बैग हो तो हम उसे खोलते नहीं हैं, हम उसे डिसरप्ट करते हैं। बहुत सेंसिटिव काम है। आपको सोचे कि जो भी आईडी डिफ्यूज करने जा रहा है उसको पता है कि अगर ये ब्लास्ट हो गई तो उसको ज़ाहिर डैमेज तो होगा। इसके बाद हमने इन रजाकारों से भी बातचीत की जो बगैर किसी तनख्वाह के इस खतरनाक काम को अंजाम देते हैं। ये इनका मुल्क और कौम से मोहब्बत का जज्बा है, जब भी बगैर किसी मफाद के ये रजाकार यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जितने हमारे यहाँ पे भाई खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे वॉलंटियर काम कर रहे हैं और एक अरसे से कर रहे हैं और बीडीएस में इनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहती है। सर, शौक क्यों आप आए वॉलंटियर? क्योंकि ये तो बड़ा रिस्की डिपार्टमेंट भी है। ये तो जज्बा है इंसानियत को बचाने का हमारा, तो इसमें ये था कि बचपन से ही हमें तरबियत ऐसी दी गई है कि एक दूसरे की मदद करो। अच्छा जाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि एक इशू अमूमन ये आता है कि जब हम जाते हैं सुनते हैं कि ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद लोग जमा होते हैं और फिर एक और ब्लास्ट हुआ। ये तो एक दहशतगर्दों ने एक टेक्निक बना ली है। इसमें आवाम को किस तरह ये अवेयरनेस दें कि भाई ब्लास्ट होने की जगह पे मोबाइल से फुटेजेस बनाना आपका काम नहीं है, उससे दूर हो जाना आपका काम है। बिल्कुल सर, ऐसा है कि ये हमारी कोशिश होती है कि लोगों को हम ये अवेयरनेस दें, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जैसे कोई ब्लास्ट होता है या कुछ होता है तो सारे साहिबान पहुंच जाते हैं और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम इन लोगों को वहाँ से दूर करें ताकि ये लोग करीब ना आए और मज़ीद कोई नुकसान ना हो। तो कोशिश तो हमारी पूरी होती है, लेकिन समझ आती नहीं है लोगों को, वक्त के साथ साथ समझ किस तरह रेस्क्यू किस तरह का आप लोग करते हैं जब ब्लास्ट होता है? तो आपकी टीम का काम क्या होता है एक्चुअल? सर, हम क्विक रिस्पांस हमारा काम होता है। वहाँ पे अगर कोई ज़ख्मी पड़े उनको रेस्क्यू करना। ये जो वॉलंटियर लड़के आपको जो पीछे नज़र आ रहे हैं सारे, इनका काम ये होता है एरिया को कॉर्डन ऑफ करना और जो टीम अंदर आके काम करेगी बीडीएस की, उनके लिए उनको फैसिलिटेट करना ताकि लोग उनको तंग न करें, उनके काम में मतलब हर्डल्स न बने। राशिद भाई, एक और ये सवाल मेरा है कि वॉलंटियर ठीक है, आप रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई आपका रज़ाकार शहीद हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो क्या उसके लिए कुछ है, फैसिलिटीज़ हैं? जी बिल्कुल है, हम लोग खुद करते हैं क्योंकि हम जितने भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जितने भी हमने वॉलंटियर हैं उनको यूनिफॉर्म भी हम खुद देते हैं, ट्रेनिंग भी खुद कराते हैं सारी, और ये 24 घंटे एक्टिव होते हैं कि जिधर भी इनके पास वाकी टकी होते हैं, जैसे सेट पर कॉल चलती है कि जी फलां जगह पर मशकूक चीज़ है, यहाँ कोई बम है या कोई वही है,
ये सारे ट्रेन होते फ़ौरन पहुँच जाते हैं। हमें बल्कि पुलिस से काफ़ी जो है ना तकलीफ़ होती है कि भाई ये कॉल चल रही है कि भाई आप पहुँचे, तो हमने ये नहीं करना कि सरकारी गाड़ी मिलेगी तो हमने पहुँचना है। कोई रक्शे पर पहुँच जाता है, कोई किसी तरीके से पहुँच जाता है, या कोई जैसे भी गाड़ियों पर पहुँचते हैं वो आगे उनको रोक देते हैं कि जी आपने जाना नहीं, ठीक ना। तो ये हमें पुलिस से काफ़ी तकलीफ़ है। बाकी जो है ना हमारे बंदे जो है ना सारे एक्टिव होते हैं, किसी चीज़ की वो नहीं, और ये होता है कि हम अपनी मदद खुद उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक और बात पता लगी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को किसी किस्म का कोई रिस्क अलाउंस तक नहीं मिलता, जो बहुत ही हैरान कुन बात थी। रिस्क के अलाउंसेस हैं कोई? हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जो है ना जितने भी जो है ना बम डिस्पोजल से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे के बंदे होते हैं, उनके लिए जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से अब तक जो है ना कोई भी रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। रिस्क अलाउंस भी बिल्कुल जी देने चाहिए, क्योंकि यकीन माने ये लोग बड़े मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि ये फिल्मों में बड़ा आसान लगता है कि वो एक डिपार्टमेंट आया वो करके चला गया। मेरा प्रोग्राम बनाने का मकसद भी इस डिपार्टमेंट में ये कि जितनी मुश्किल तकलीफ़ों में ये सारे वॉलंटियर्स ये लोग जो यहाँ के वो हैं काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जैसे शहर में जहाँ पर मुझे पता चला है कि आईडीज़ तो आए दिन आपको इतला मिलती रहती हैं, कभी कोई सच्ची होती है कभी झूठी होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे वाक़यात हुए वो हमारे सामने ही है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि जी रिस्क अलाउंस भी दें, और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जो कि जिसमें वो ज़ख्मी होता हो तो उनकी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। आवाम को भी चाहिए इसकी रिस्पेक्ट करें। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि अपने इस डिपार्टमेंट और जो लोग इसमें रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं इनकी मज़ीद हौसला अफजाई करें, ताकि वो अपने काम को और अच्छे से अंजाम दे सकें। बम डिस्पोजल स्क्वाड किस तरह धमाका खेज मवाद का तयन करती है, आइए आपको मशक के जरिए दिखाते हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के कंट्रोल रूम में एक स्कूल के एतराफ में बम की इत्तला मौसूल होती है। अस्सलाम वालेकुम सिविल डिफेंस ऑफिस। जी सर, जी ये आप मुझे लोकेशन बता दें। मकांगी रोड, बलोची स्ट्रीट। ठीक सर, ठीक, मैं अभी इतला देता हूँ सर, अभी टीम रवाना करते हैं सर। इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड के कमांडर को इस पूरी सूरत हाल से आगाह किया जाता है। जांबाज टू कमिंग। राजर जांबाज। सर ये एक इत्तला मिली है मकांगी रोड पे बलोची स्ट्रीट में कोई मशकूक बैग पड़ा हुआ है। चलें हम अपनी बीडी टीम जो है ना रवाना करते हैं। आप जो है ना एरिया कार्डन करवाने के लिए जो है ना वॉलंटियर्स और पुलिस को जो है ना बता दें। राजा सर। और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले को इस जगह पर जाने के लिए तैयार किया जाता है। कंट्रोल पे एक कॉल मौसूल हुई है जिसमें जो है ना मेकांगी रोड की जो है ना किसी स्ट्रीट में एक मशकूक बैग पड़ा हुआ है। यहाँ से जो है ना हमारी टीम रवाना होगी। टीम रवाना होते साथ ही जो है ना आपने जो है ना पुलिस के साथ कम्युनिकेट करना है, और जैसे ही जो है ना उस स्ट्रीट में जिस स्ट्रीट में आईडी या सस्पेक्टेड बैग की इत्तला है, आपने जो है ना वहाँ जो है ना एरिया कार्डन करवाना है, लोगों को एवोकेट करवाना है जो कि हमारे वॉलंटियर्स हैं, और हमारे जो है ना जो बम डिस्पोजल की टीम है वो जो है ना अपना एक आईसीपी कंसीडर करेगा। आईसीपी पे जो है ना अपनी तमाम प्लानिंग के साथ ही जो है ना वो उस आईईडी को डील करेगा। टीम रेडी है? चले रवाना हो जाए। जगह पर निकलने से पहले बम के मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट दी जाती है और इस जगह को किस तरह खाली करवा कर बम को ढूंढना है ये भी तय किया जाता है। आप एरिया कॉर्डन कर दें, लोगों को वहां से निकाल दें। हमारी टीम जो है ना मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम इलाके में पहुंचते ही पूरी जगह का घेराव कर लेती है ताकि शहरियों को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंच सके। घेराव का अमल पूरा होने के बाद रिमोट कंट्रोल गाड़ी के जरिए बम का तयन किया जाता है। एक जगह पर रिमोट कंट्रोल गाड़ी बम का तयन कर लेती है। रिमोट कंट्रोल गाड़ी के जरिए बम को नाकारा बना दिया जाता है।
बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला इस जगह को मजीद सर्च ही कर रहा होता है कि एक और बम का तयन हो जाता है। इस बम को भी बड़ी महारत के साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से नाकारा बना दिया जाता है। तो रख रहा हूँ वायर को काटने के लिए आईडी की बैटरी साथ पड़ी हुई और एक मशकूक बैग है ताकि हम उसकी पावर सोर्स को खत्म करें। शाबाश, आपने जो है ना बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कल जो है ना स्कूल के बच्चों का जो है ना यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होना था। आपने जो है ना एक कमांड वायर आईडी को जो है ना डिफ्यूज करके स्कूल के बच्चों की जान बचाई। बहुत शुक्रिया आपका, वेल डन। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड किस तरह अपनी जान हथेली पे रख के मुल्क और लोगों का दिफा करती है। लेकिन हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं इन्हें मज़ीद अलाउंसेस दिया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, और जो लोग रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं इनका भी ख्याल रखा जाए ताकि ये अपना और मुल्क का दिफा बेहतर तरीके से कर सकें। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद ये था कि ये वो वाहिद डिपार्टमेंट है जो अब तक लोगों की नज़रों में नहीं आया, इसे इतनी प्रमोशन नहीं मिली, जो बाखुदा एक बहुत मुश्किल काम है और ये लोग इसे ईमानदारी और दयानतदारी से सरअंजाम दे रहे हैं।